मेरे रोशनदान में बैठा एक कबूतर जब अपनी मादा से गुटरगू करता है, लगता है मेरे बारे में उसने कोई बात कही। शायद मेरा यूं कमरे में आना और मुखल होना उनको नावाजिब लगता है। उनका घर है रोशनदान में और मैं एक पड़ोसी हूं। उनके सामने एक वसी आकाश का आंगन है। हम दरवाजे भेड़ के इन दरबों में बंद हो जाते हैं। उनके पर हैं और परवाज ही खसलत है। 8वीं 10वीं मंजिल के छज्जों पर वो बेखौफ टहलते रहते हैं। हम भारी भरकम एक कदम आके रखा और नीचे गिर के फौत हुए। बोले गुटरगू, कितना वजन लेकर चलते हैं ये इंसान, कौन सी शय है इसके पास जो इतराता है। ये भी नहीं कि 2 गज की परवाज करे। आंखें बंद करता हूं तो माथे के रोशनदान से अक्सर मुझको गुटरगू की आवाजें आती हैं। गुलजार की इन पंक्तियों के साथ आज वीकेंड शो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, ये दुआ करते हैं, सामान कर चलते हैं। और एक खास मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। निर्मला जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। वीकेंड शो में यही हमारा अंदाज रहता है कि हम एक कविता के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। गुलजार की पंक्तियां थी जी। एक पेंटर भी कविताएं रचता है, कागज पे नहीं कैनवास पे रचता है। क्या कहेंगी आप? जी, बिल्कुल सच है। क्योंकि जैसे कविता शब्दों के थ्रू लिखी जाती है, ऐसे एक पेंटर अपने ब्रश के थ्रू कविता का निर्माण करता है। जी जी। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा वर्क एब्स्ट्रैक्शन है और एब्स्ट्रैक्शन एक कविता का ही रूप है। वो अलग नहीं है, बस उसका माध्यम अलग है। तो आप लंबे समय से आप कर रही हैं। कैसे आपकी कैसे शुरुआत हुई? हमारे दर्शकों को बता दें, अभी दिल्ली में एक सोलो अकादमी के अंदर इनकी अभी एग्जीबिशन लगी थी, काफी चर्चा में रही, लोगों ने काफी पसंद की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे तुलिका कैसे उठाई? ओके, एक्चुअली बचपन से मुझे आर्ट का तो बहुत शौक था, लेकिन जो घर का माहौल था वो आर्ट को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं था। 10th करने के बाद मुझे 11th एंड 12th में एक्चुअली सडनली मुझे ज्योग्राफी का मैं मैप बना रही थी और उसमें एक हमारा प्रोजेक्ट दिया था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। मुझे लगा मैंने 10th और आज जो मैं अट्रैक्टिव वर्क कर रही हूँ उसमें कितना डिफरेंस है। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मतलब यही मेरी जर्नी है। तो उसके बाद मैं बहुत 12th के बाद कंटिन्यू आर्ट में ही मेरा वर्क होना, जैसे ड्राइंग करना, लैंडस्केप करना, पेंटिंग्स को करना, फीलिंग को, पोइम को लेकर उसके ऊपर स्टोरी है, जैसे कबीरदास जी की ये है दोहा है, तो उनके ऊपर पेंटिंग बनाना, उस टाइप से मैंने उसको अपनी पेंटिंग में। एक चीज आपने अभी कही जो बातों बातों में आई कि घर में जब भी कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी, तो ऐसा क्यों होता है कि 10 में से 8 लोगों का ये सुनने को मिलता है कि इस काम को पसंद नहीं करते थे घर वाले। आज भी हम इतने पढ़ लिख गए हैं, फिर भी हमारी मानसिकता, हमारे परिवारों की, हम कहीं सबके लिए कॉमन बात है, इससे आगे नहीं निकली कि हाँ बच्चा एक नौकरी पा जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। क्यों नहीं पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता कि यार ये बहुत अच्छा चित्रकार बने? बल्कि मैं तो कहता हूँ मत पढ़ाओ बाकी सब कुछ, अगर अच्छी पेंटिंग करता है तो सिर्फ पेंटिंग ही पढ़ाओ उसे। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बिल्कुल सच है। क्योंकि अभी आर्ट का जो हमारे जो इंडिया में है ना, आर्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं होता। जो पेरेंट्स को उसका एजुकेशन नहीं दिया जाता, ना स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो उसकी वजह से मेन रीजन तो स्कूल है। स्कूल में इसकी टीचिंग प्रॉपर नहीं होती, तो जिससे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बोल सकें कि आर्ट सब्जेक्ट क्या होती है। क्योंकि ये भी एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की तरह से होती है, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं आज देश में। कितने लोग हैं देश में जो आर्टिस्ट बनते हैं, बहुत कम है। और वही एक रीजन था कि मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि सी इज नॉट सेफ इन आर्ट। अगर सेफ नहीं रहेगी अगर आर्ट की एजुकेशन लेगी, तो उसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे बीए कराया, फिर एमए कराया। एमए करने के बाद फिर मैंने आर्ट की एजुकेशन स्टार्ट की। फिर 15 इयर्स तक मैंने मतलब पेंटिंग का 5 इयर्स का डिप्लोमा है, फिर बीएफए किया, फिर मास्टर फ्रॉम जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया।
ये जो आपकी अभी एग्जीबिशन जो जी, दिल्ली में लगी जी। उसके बारे में बताएं, क्या जी। थी, किस थीम पे थी? ये मेरा थीम इसका समर्पण था, जो दिल्ली में हुई है 21 फेब से 27 फेब तक थी। लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया मेरा वर्क। उसका एक ही रीजन था मेरे वर्क का कि मेरी जो पेंटिंग में जो सेंसिटिविटी है, जो आर्ट में, जो आज के टाइम में मर चुकी है, मतलब लोग सेंसिबल है ही नहीं, मतलब एक मशीन की तरह से चलते हैं। मतलब एक समाज को देखने का तरीका, बच्चों को देखने का तरीका, इनफैक्ट नेचर को देखने का भी तरीका, उससे एक आर्टिस्ट की जो सेंसिटिविटी है ना, उससे सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती। वो मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है अपनी आर्ट में। कहीं पढ़ा जी, था एक जी। कि कुदरत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जी। अगर एक खूबसूरत कलाकार उसकी खूबसूरती को नहीं दिखाता तो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता। अगर एक बहुत अच्छी कविता कुदरत पे ना लिखी जाती, प्रकृति पे ना लिखी जाती, एक अच्छी जी। पेंटिंग ना बनाई जाती, एक अच्छी तस्वीर ना खींची जाती, एक अच्छी कहानी ना लिखी जाती, जी। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें कितनी बढ़िया नेमत ऊपर वाले ने नवाजी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक निर्मल जी, एक चीज ये भी होती है, एक कहते हैं कि कलाकार जो है, चाहे वो किसी भी माध्यम का हो, परफॉर्मिंग आर्ट का हो, एक अलग अंदाज का दिल रखता है अपने पास, That उसके is सोचने true. का नजरिया अलग वो होता बिल्कुल सच है है। जी। वो सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि अभी आज ही मैं स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आई तो मैं वो इंसिडेंट देख रही थी कि हमारे इंडिया में कितना कुछ है। मैंने ट्रेन से सफर किया आज, और मैंने देखा हर टाइप की औरत का जो एनाटॉमी है, उसका जो ड्रेस सेंस है, मतलब लोगों का बोलने का तरीका है, कितना डिफरेंट है, कितना मतलब एब्स्ट्रैक्शन है। नेचर में देखिए आप, कितना है जो हम देखते नहीं है, आम इंसान नहीं देखता। और मुझे मेरा सफर ही पता नहीं चला कि मैं 3 आवर्स में जयपुर कैसे आ गई। क्योंकि एक उनके जो मूवमेंट्स होते हैं ना पर्सन के, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ तक कि मैं उनकी फेस रीडिंग से भी मुझे पता चलता है कि ये इंसान क्या है। तो एक जो हम जो गहराई से जीते हैं, मतलब एक सामान्य आदमी के लिए एक मैन है, लेकिन मेरे लिए वो ब्यूटी है। और उस ब्यूटी को निकालने के लिए मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मैं इसको किस में, फिर मैन को मैं एक नेचर से मिलाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम जिस 5 तत्व से बने हैं, तो वो सब चीज, जल, वायु, अग्नि, वो सब हम सब हैं। और हम जिस धरती पर चलते हैं उसमें देखिए आप कितनी कला है। मतलब आप जहाँ पर भी अपने स्टेप रखेंगे वही एक आर्ट है, जो लोगों की निगाह नहीं जाती। वो झुकता ही नहीं है देखने के लिए कि मेरे स्टेप्स कहाँ पर पड़े। वो चीज मतलब मेरे लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब जीवन जीना आ गया मुझे मेरी आर्ट से। क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वीकेंड शो में। आज एक खास मेहमान, एक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत आपसे आगे बढ़ाएंगे। मैम, मेरा एक सवाल ये भी था कि जब पेंटिंग की बात आती है, आपने तो जिस समर्पण पे किया उस पर मैं आगे आऊँगा। एक औरत, एक जो है नारी जो है, वो बड़ा विषय रहा है पेंटर्स का। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा आगे है कि उसमें भी कई बार ये देखने को मिलता है कि नारी के चरित्र, नारी की जो किरदार, नारी की जो बनावट है, उसको लेकर कई बार एक मर्यादा लांघ दी जाती है। बहुत से आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट जल्दी सफलता पाने के लिए उस कला से थोड़ी सी नग्नता की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब इसके लिए अलग अलग मत हैं कि यार कलाकार है, स्वतंत्र रहने दिया जाए। एक कलाकार का क्या कहना है, ये जानना चाहूंगा कि मर्यादा होनी चाहिए कलाकार को कुछ पेंट करते नहीं, वक्त? कला के लिए कोई मर्यादा नहीं होती जी। क्योंकि कला वो देखने वाले होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ब्यूटी तो लोगों की आंखों में होती है। तो एक कलाकार उसके शरीर को नहीं देखता, वो उसकी ब्यूटी को देखता है। यहाँ तक कि वो जब, क्योंकि मैंने भी पोर्ट्रेट बनाए हैं, न्यूड बनाए, हमको ये नहीं पता ये न्यूड बैठा हुआ है। हमारे लिए तो वो एक सब्जेक्ट है, हमारे लिए हम सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक फीलिंग है, बस उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कुछ बाउंड्री होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का आर्टिस्ट का वे है ना, वो बहुत सुंदर होना चाहिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट आर्ट है, तो आर्ट को उसमें मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए। इन द सेंस एक मतलब बहुत से आर्टिस्ट हैं जो उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि उनका जो वे है, करने का तरीका है, शायद मुझे नहीं लगता कि वो मतलब दिल से सोचकर ऐसा करते हैं कि कुछ मतलब समाज में कोई चीज ऐसी कुरीति आए, मुझे नहीं लगता। लेकिन उनका जो करने का तरीका है ना आर्ट का, वो शायद
गलत होता है, इसीलिए ये कहा जा रहा है, और आपने भी क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमेशा चर्चा में रही है ये आर्ट कि उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये शब्द उठाने की जरूरत ही क्या है। आप ही की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई अगर आप किसी भी आर्ट एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी कलाकार का काम देखने जा रहे हैं, तो आप अपनी नजर एक कला देखने जा रहे हैं, ये दिमाग में रखें, बिल्कुल, ना कि हाँ बिल्कुल किसी और चीज में अपना दिमाग। वो तो एक एक्सप्रेशन है सर, वो एक्सप्रेशन है। जैसे एक डांसर है, डांस करती है स्टेज पर, अब वो उसके स्टेज के जो कितने सारे मूवमेंट्स होते हैं वो नहीं देखती कि मेरे मूवमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। सही बात है, उसको नहीं पता। ऐसे ही सेम एक आर्टिस्ट का है, वो अपनी फीलिंग में इतना रंग जाता है कि उसे नहीं पता कि मैं उसके वो जज्बात हैं उसके, वो उसको फॉलो करना ही है, अदरवाइज ही कैन नॉट डू पेंटिंग्स। तो उसके लिए वो चीज नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये तो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसमें आप क्या ब्यूटी देख रहे हैं आर्ट में। अच्छा, समर्पण पे आते हैं। आपके पास कैटलॉग है आपका, जी। थोड़ा सा कुछ बताइए आपकी क्या एग्जीबिशंस में। जी, समर्पण में मैंने 45 पेंटिंग्स एग्जिबिट की थी अभी ललित कला अकादमी में, और ये शो मेरा बहुत सफल रहा है। और यहाँ के दिल्ली के आर्ट क्रिटिक हैं उदयन वाजपेयी जी जी, एक आर्टिस्ट हैं मिस्टर अखिलेश, और बहुत सारे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो लोग भी मेरे शो में आए थे। और जो आर्ट क्रिटिक हैं, जो एक दिल्ली के आर्ट कॉलेज के एक उर्दू के नोवेलिस्ट हैं जावेद सर, तो उन्होंने भी बहुत मतलब अप्रिशिएट किया मेरा वर्क, और उन्होंने यही कहा कि आपकी जो आर्ट है ना, आर्ट तो सभी करते हैं, लेकिन जो पेंटिंग की सेंसिटिविटी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आज के टाइम में कुछ भी आपके एनवायरनमेंट को समझ लीजिए, अदरवाइज आपके सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं, जो आप मतलब एक लेडी होने के नाते धीरे धीरे वो खोती चली जाती हैं, वो तुमने नहीं खोने दिया। मतलब एक मतलब जिंदा रखा है तुमने अपनी आर्ट को, क्योंकि पेंटिंग जिंदा होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, और वो मैंने इसमें करने की कोशिश की है। जैसे आप मेरा ये वर्क देखेंगे, ये पास्ट है, ये ग्रेसियस है, तो इसमें भी मैंने एक अपनी लाइफ की जो सेंसिटिविटी है, जैसे पास्ट है, कितनी सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग मतलब पास होते हैं, एक चीज़ जाती है, एक चीज़ आती है, मतलब एवरी डे मुझे लगता है हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, फिर डेली एक नई किरण के साथ फिर हम जागते हैं, और लगता है कि नहीं हम ऐसे नहीं, ऐसे जिएंगे। वो धीरे 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 मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ आर्ट से इसको पेंटिंग के जो फंडामेंटल्स आर्ट है और मेरी लाइफ के जो फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट है उसको निकालने की कोशिश की है। अच्छा, एक चीज आपने फंडामेंट्स ऑफ लाइफ की बात की, एक कलाकार के फंडामेंट हम भी जानना चाहेंगे, क्या है? हाँ, जीवन का फलसफा क्या है आपका? ये है कि सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ कि आप जो भी हैं, जिस हाल में भी है, आपको खुश रहना है। आप जब खुश रहेंगे तभी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिव रहेंगे तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं दिल से करेंगे, जो भी करो दिल से करो, अच्छा करो। वाह, बहुत खूब जी। ये एक जरूरी नहीं है कि मतलब ये कलाकार का फलसफा है, नहीं, और नहीं, ये सबको है, हर आदमी को ये अडॉप्ट करनी चाहिए चीज, जो अभी मैम ने बताई है कि यार समस्याएं आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी, सब कुछ है, खुश रहिए, जो कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं बड़े मन से बनाइए आप, क्यों आप यू आर राइट। एक चीज, एक जहन में और चीज आती है कि जैसे हमने शुरुआत में भी बात कही थी, बच्चों का सिलेबस की आपने भी ये बात बीच में रखी थी कि स्कूल में नहीं दी जाती। बच्चे जो हैं वो बड़े फ्री माइंड से सारे काम करते हैं, पेंटिंग भी बना रहे हैं तो जैसा आपने कहा दिल से, एकदम सारी चीज दिल से होती है। फिर क्यों पीछे पड़ जाते हैं हम जो कराना चाहते हैं वो उनसे कराते हैं? ऐसा ये वातावरण कब सुधरेगा? ये कलाकार क्या सोचता है, ये आबो हवा कब बदलेगी कि यार ये फ्रीडम है, ये पूरी तरीके से दी जाए, लड़की है इसे भी लड़कों की तरह समानता मिले, बच्चा है इसे जो मन का है करना दिया जाए, इस पे कलाकार क्या सोचता है? नहीं, इसका एक ही रीजन है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं है, वो नहीं सोचते हैं कि आज समाज में क्या हो रहा है। मतलब पहले के टाइम में आर्ट को एक अलग अलग रूप में दिखाया जाता था कि ये इसका मतलब यहाँ तक कि कास्ट के थ्रू था कि इस कास्ट में ही ये ड्राइंग हो सकती है, डांसर अलग होते थे, राजा लोग अलग होते थे, अदरवाइज एक कॉमन लोगों का अलग अलग चीज थी। लेकिन आज तो
देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, उन सब चीजों की तो अभी आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सोचने के लिए ही नहीं है कुछ। अभी आज देश में एक ही चीज की मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक आर्ट की एजुकेशन देने के लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे कि आर्ट क्या है, और उसी वही वीकनेस बच्चों में आती है, क्योंकि आप एवरीडे जो आप करते हैं ना वो दिखता है बच्चों को, दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं हमारे अंदर, तो वो धीरे 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 हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज आती चली आ रही है, उनको नहीं मालूम। और लेकिन अभी फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आर्ट को भी काफी मतलब पॉजिटिव, आप पिछले एक डेढ़ दशक की हम बात करें तो अचानक से बदलने लगा बहुत, तो है। बहुत बिल्कुल है, बदल रहा है। गर्मियों की छुट्टी में पेरेंट्स समर क्लासेस में बहुत ले जाने लगे बच्चों को, वर्कशॉप होते हैं, और बड़ी बड़ी सिटी में तो बहुत अच्छा आर्ट का माहौल है, लेकिन अभी विलेज तक वो सब चीज नहीं गई है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे पापा कहते हैं ये क्या है अब भी अच्छा, कहाँ समय लगा रहे हो? यस, कहाँ टाइम लगा रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको समझाने में। और मैं अपने फादर को बहुत चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हर चीज को समझे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनकी निगाह में मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, मैं उनकी निगाह में मैं एक बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकती थी। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ पापा को, पापा आर्ट भी मेरी उन सब चीज से कम नहीं है। वाह, क्या बात। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो अब तो वो खुश रहते हैं, लेकिन अभी भी उनको मतलब एक मलाल, एक कसक कहीं ना कहीं रहती होगी कि हाँ डॉक्टर बनती बेहतर था। एक बहुत ये खूबसूरत बात कही निर्मला जी ने, ये वाली बात जो निकल के आई कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी मन की चीज नहीं हो रही तो आप बगावत कीजिए, आप विद्रोह में आ जाइए। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके परिवार वाले, कन्विंस कीजिए उन्हें। आप अपने आर्ट से, आपके हुनर से आप ये बताइए कि देखिए ये डॉक्टर होने के बराबर नहीं, उससे भी कहीं आगे है। जी बिल्कुल। ये एक कलाकार को, एक बच्चे को ये भी जहन में रखना चाहिए कि पेरेंट्स हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वीकेंड शो और निर्मला जी से हमारी बातचीत चल रही है। निर्मला जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज जो लिखने वाले हैं उनके बीच में बड़ी चलती है कि लिखना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों के बीच में पहुंचना मुश्किल है। यही एक आप पेंटिंग से जुड़े लोगों के साथ भी है कि पेंटिंग बना तो ली, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे। एक एग्जीबिशन और खास करके एक सोलो एग्जीबिशन तक पहुंचना, ये एक सफर, ये एक स्ट्रगल एक आर्टिस्ट के साथ जो होता है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, एक्चुअली आर्ट एजुकेशन के बाद मैंने ग्रुप शो तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक सोलो शो है ना, वो एक अपना एक तरह से अपने आप को समाज के अंदर, अपनी इंडिया के अंदर खड़ा करना है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मैं 5 इयर्स से इसकी तैयारी कर रही थी। अच्छा। हाँ, सोलो शो की। और मुझे वही अच्छे टाइम का वेट था कि मतलब उसको मैं एक मतलब पूरी जान के साथ मैं मेरा जो भी वर्क है, मेरी जो भी राइटिंग है, मैं एक बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करूं उसको, जिससे लोगों तक मेरा मैसेज जाए। तो दिल्ली में अभी शो हुआ तो सभी लोगों का जो पॉजिटिव जो भी आपने बताया, लोग अच्छे बड़े वो भी आए, बहुत अच्छे लोग आए और बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि ये तो बहुत अच्छा आर्ट है। और इवन एक्चुअली आर्ट फील्ड के साथ साथ मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट दिया। वो पहले कहते थे कि ये क्या है आर्ट, लेकिन अभी सोलो शो होने के बाद उनको लगा कि इसमें तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। मतलब ये सभी लोग इसको हॉबी आइडियाज की तरह से लेते हैं आर्ट को, जबकि ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बार देखा गया। आपकी हॉबी क्या है? पेंटिंग हॉबी है, मतलब आपने बना ही दिया है कि हाँ भाई हॉबी तक इसको सीमित कर दिया। हॉबी में ये आता ही नहीं है एक्चुअली। ये तो आप कुछ भी है, राइटिंग है, आप खड़े भी हैं, आप ट्रेन में भी खड़े हैं, वो भी हॉबी हो सकती है ना। आप क्यों कहते हैं कि एक पेंटिंग ही हॉबी है आपकी? तो वो चीज से मतलब मैं बहुत अभी आज मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पर आ गई, और आगे और भी बहुत सारे शो करना चाहूंगी, सोलो शो, जिससे और एक मैं समाज में और स्पेशली मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि तुम बच्चों को दबा दिया जाता है घरों में कि अगर तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो हाँ, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो आप उसको आर्ट की एजुकेशन दे दीजिए। वो समाज में बहुत बड़ी बुराई है। ऐसा नहीं है, माइंड तो सभी में चाहिए। या आपकी सेंसिटिविटी, आपका शौक किसमें है, आपका
एक जो टैलेंट होता है वो किस में है, बस सिर्फ देखने की जरूरत है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्टिस्ट हो। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को ये सोच के कि ये इंटेलिजेंट नहीं है तो इसलिए आप इसको आर्ट की एजुकेशन दे दीजिए। उस चीज से मतलब मेरा यही एम था 1600 में कि मतलब अगर 20 लोग भी इसमें मेरे शो देखने के लिए आते हैं तो वो सोचेंगे कि आर्ट क्या है और इसको आगे अपने बच्चों तक भी लेके जाएंगे। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इसके बारे में। अच्छा, एक चीज पे आते हैं, कलाकार समाज से कितना जुड़ा रहता है, हर चीज है, वहीं की एक पीड़ा, वहीं का एक खुशबू जो है वो उसकी कला में नजर आती है। आप जब सुबह अखबार पढ़ती हैं, टीवी चैनल देखती हैं, तो कौन सी खबरें हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, किसी को देख के लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए? कितना मैं कलाकार और एक समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली समाज में तो कलाकार का बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना समाज के सोचे कलाकार कुछ कर पाता होगा, क्योंकि उसके वही चीज है जो हम सब समाज से ही तो सीखते हैं, उसी को एक्सप्रेस करते हैं ब्रश के थ्रू। तो उसके लिए एवरीडे मुझे जो है राइटअप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे स्पीकिंग ट्री मुझे बहुत अच्छा है, वो मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि एवरीडे की लाइफ में हम हमेशा एक जैसे तो रहते नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, तो कुछ मतलब जैसे न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया है, राजस्थान पत्रिका है, और भी न्यूज़पेपर हैं ऐसे, उसमें मैं देखती हूँ कि एवरीडे की डाइट आपको मिल जाती है उसमें। उसके बाद आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? ठीक है, लोग बाग कुछ अलग चाहते हैं तो एक आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचते हैं, कलाकार की पेंटिंग्स देखते हैं, नाटक देखते हैं। आप कैसे एंटरटेन करती हैं खुद? मैं एंटरटेन करती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, म्यूजिक का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन म्यूजिक को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड में नेचर को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं 4 आवर्स भी मैं अकेली रूम में होती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता है जी, क्योंकि मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर पाती हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मतलब सोचना भी बहुत पसंद है, इसका मतलब बहुत आपको बहुत मतलब मैं अकेली ही रहती हूँ अगर सच कहा जाए तो। और मेरे अकेले रहने में मेरे मुंबई ने मुझे बहुत साथ दिया है जी। वहाँ तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप जैसे भी खड़े हैं, वहाँ कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, आप जिस हाल में भी हैं ओके हैं। तो वो चीज मुझे मतलब बहुत हेल्प मिली है मुंबई से, मेरे अकेले रहने में। मतलब एक साथ मेरा साथी है मुंबई, ऐसा लगता है। वाह। वैसे मुंबई के लिए कहा जाता है कि उस शहर को शुरू में जाने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ अगर 1.5 साल गुजार ले तो फिर उसका मोह कभी नहीं छूटता। मुंबई से जुड़ी कोई याद ऐसी आपकी? मुंबई मैं एक्चुअली मुंबई में तो मेरा रहना है ही, 20 ईयर्स से हम लोग मुंबई में रहते हैं। और उसमें मेरा एवरीडे जैसे कॉलेज करना या एवरीडे का लाइफ लोकल ट्रेन के थ्रू ही होता है हमारा। मुझे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में मुझे सारा जीवन नजर आ जाता है, मैं सब कुछ सीख लेती हूँ। पूरी एक कायनात है वो लोकल ट्रेन में, पूरी लोकल ट्रेन, पूरी दुनिया को समेटे तो एक वहाँ एक ट्रेन में नजर आपके अंदर जिस जज्बात से आप सुबह उठे हैं, जिस जज्बात से मैं अपने कॉलेज जाती हूँ, मैं अब स्टूडियो जाती हूँ, अपने मेरा आर्ट स्टूडियो है, तो मुझे किसी से बोलने की जरूरत नहीं, आपको सब मिल जाएगा। खड़े खड़े आप 1 घंटा खड़े रहिए स्टेशन पर, हर तरह की आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। आपके अंदर बहुत सारी कितने द्वंद्व होते हैं हमारे अंदर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लोकल ट्रेन से बढ़कर मुंबई में कोई अच्छी चीज है। चलिए, कैसे बातें करते करते कैसे समय बीतता चला गया पता ही नहीं चला। आज के वीकेंड शो में बस अब इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। निर्मला जी का थैंक्स कि वो दिल्ली से यहाँ आई, समय निकाला।